आज हम बात करेंगे सेल परचेज ऑफ यूज्ड व्हीकल, है ना। यूज्ड व्हीकल कैसे आप खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आज हम बात करेंगे। सेल्स एंड परचेज ऑफ आइटम इज एन आर्ट, है ना। ये भी एक कला है कि आप कैसे खरीद रहे हैं, लो प्राइस में खरीद रहे हैं, हाई में बेच रहे हैं ना उसे। ऑब्जेक्टिव इज टू परचेज गुड आइटम एट लोअर कॉस्ट, है ना, एंड सेल ओन आइटम हाईएस्ट कॉस्ट। ठीक। अब कुछ गैराज वाले क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी ले ली, उसको रिपेयर करी, उसके डेंट पेंट निकाले, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी और उसको ज्यादा पैसों में सेल आउट कर दी, है ना। ये बिजनेस आजकल चल रहा है। ठीक। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे, उनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। क्या आप कैसे उसको सेल आउट कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं उस गाड़ी की ओर, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। देखिए, इस ग्राफ के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए, आपने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, कुछ भी रुपीज एक्स मान लेता हूँ मैं उसके, उसको आपने रिपेयर कराया, कुछ पार्ट चेंज कराए, उसकी कुछ लेबर कॉस्ट आई, तो उसकी रुपीज वाई हो गई। यानी कि उसमें कुछ आपने लागत लगा दी, तो उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ गई। यानी कि अब आप उसे महंगी बेचेंगे या महंगी बेच सकते हैं। ठीक। अब ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, वो सब आपने देखा, वो अप टू डेट कराया, तो उसकी रुपीज जेड हो गए, यानी कि और वैल्यू बढ़ गई, उसकी रीसेल वैल्यू और बढ़ गई। अब आप क्या करेंगे, उसे सेल के लिए आपने किसी शोरूम में, बढ़िया से अच्छे से शोरूम में लगा के और सेल करने के लिए डिस्प्ले कर दी। ठीक। उसके डेंट पेंट निकाल के, इंजन में काम करा के, जो भी उसमें कमियां थी वो सारी दूर करके आपने क्या किया, अब डिस्प्ले कर दी। जैसा कि आप देखते हैं, रीसेल के बहुत सारे आजकल गैराज शोरूम्स ऐसे हैं जो गाड़ियां रीसेल भी करते हैं, है ना। एक्सचेंज ऑफर भी उसमें आता है। तो अब अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी होगी, रुपीज 1। यानी कि रुपीज 1 की वैल्यू ज्यादा होगी इन सारी वैल्यूज से, XYZ से। ठीक। तो आप उसे ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के, उसका रिपेयर, रिप्लेसमेंट करा के, जो भी पार्ट खराब है उसको आप ज्यादा पैसों में सेल आउट कर सकते हैं। ठीक। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब पता चला कहीं कोई गाड़ी चोरी की हुई और आपने उसे रिपेयर करा के सेल आउट करा दिया, तो फिर आपको, आपके ऊपर केस लग सकता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। पर्सन इन द बिजनेस शुड हैव नॉलेज ओल्ड एंड न्यू व्हीकल अवेलेबल इन द मार्केट। आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन सा पुरानी गाड़ी चल रही है, कौन सी नई चल रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, वो सारी खबर होनी चाहिए। अपडेट नॉलेज अबाउट द कॉस्ट ऑफ न्यू एंड ओल्ड व्हीकल। नई गाड़ी कितने की आ रही है, पुरानी कितने की जा रही है, वो सब मार्केट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए उस गाड़ी की। ठीक। एस्टिमेट, कॉस्टिंग, वो सारी एस्टिमेशन आपको लगा लेनी चाहिए, है ना। नॉलेज और एक्सपीरियंस उस सारी चीजों का होना चाहिए कि इसमें इतनी लागत लगाऊंगा मैं, इतने की ये सेल आउट हो जाएगी, है ना। अब पता चला आपने 50,000 की एक मारुति खरीद ली, आपने उसमें 10,000 और लगा दिए, तो टोटल 60,000 हो गए। अब वो बिक रही है 40,000 की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए उसकी, है ना। सारा पेपर वर्क होना चाहिए उसके पास, आपके पास। अब ये देखिए, इसमें भी कुछ और प्रिकॉशंस बता रहा है वो। ठीक। स्पेयर पार्ट, ओल्ड व्हीकल नॉट अवेलेबल। अब आपने कोई ऐसा व्हीकल ले लिया जिसको आप रिपेयर कराने जा रहे हैं, तो उसके कोई पुराने पार्ट ही नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशल स्पेशल केयर रिक्वायर्ड while परचेजिंग व्हीकल यूज टू टैक्सी एंड पब्लिक केयर। इन सब के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। जिस से तो इस इन सारी चीजों से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो व्हीकल को खरीद ले, है ना। ये देखिए, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे आपको कोई व्हीकल सेल आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकाल दें न्यूज़पेपर में, है ना। कार एजेंट के थ्रू आप सेल आउट करा सकते हैं, अपने पर्सनल कांटेक्ट कुछ है उसके थ्रू कर सकते हैं ना। गैराज ओनर से बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये मेरे पास एक गाड़ी है, इसको सेल आउट करा दो। उसके पास कोई कस्टमर आएगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक। आप व्हीकल को डिस्प्ले करा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। अ, ठीक। उसकी आप नीलामी करा सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर रख सकते हैं उसमें कि पुरानी गाड़ी लाओ और नई गाड़ी ले जाओ, है ना। इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें सेल आउट के दौरान कर सकते हैं कि पुरानी गाड़ी को कैसे सेल आउट किया जाए।
अब इसके बेनिफिट्स की बारे में बात कर रहा है ये, हमें क्या बेनिफिट हो जाएगा वो सारी चीजें बता रहा है कि प्रॉफिट कैन इंक्रीज थ्रू द स्किल्ड वर्कर एंड सेलर परचेजर। परचेज सेल से हमें क्या बेनिफिट होगा, है ना, वो ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा है। मैकेनिक वर्क गेट ट्रेंड एंड मैनी मॉडल मेक व्हीकल। अगर हम ये करते हैं सेल्स का और परचेजेस का पुरानी गाड़ियों का, तो हमारे मैकेनिक ट्रेंड हो जाएंगे, है ना। हर गाड़ी को खोलने के लिए, फिक्स करने के लिए हमारे पास पुराने पार्ट आ जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक पार्ट खराब हो गया है, इसकी वजह से ये पार्ट भी खराब हो सकता है, तो वो पार्ट हमने इंडिविजुअल निकाल लिया, है ना, उसको रिपेयर करा लिया, या उस उसमें हमने कैसे भी किसी दूसरी गाड़ी में उसे फिट कर दिया, ठीक, वहां वो काम कर गया, उसको रिपेयर करा के, है ना, तो वो हम उसे फर्दर से रीसेल कर सकते हैं। और जो गाड़ी हमने सेल करी उसको उसको हमने नया पार्ट डाल दिया उसमें। तो ऐसे बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ऊपर नीचे करके उसकी रीसेल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं ना। कस्टमर रिटेंशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो परचेजिंग और सेल सर्विस से हमें बेनिफिट हो सकता है। देखिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। पहले क्या किया आपने, सारी इंफॉर्मेशन ली उसकी कि गाड़ी कैसी है, क्या है उसका माइलेज, कैसा है, कितनी बार उसने क्लेम अप्लाई कर चुका है, कितनी बार क्लेम ले लिया है ना, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस पेपर, वो सारी चीजें देख ली। फिर थ्रू इंस्पेक्शन रोड टेस्ट किया उसका। फिर परचेज ऑफ द व्हीकल, व्हीकल को परचेज कर लिया आपने, है। अब ये सेल्स के लिए आप इसे प्रिपेयर करोगे, आप अपने पुरानी गाड़ी ले ली, अब सेल्स डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सारी चीजें करेंगे, ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, आरसी वगैरह जो भी है वो सारी चीजें आप करेंगे, है ना। अब ये इसका इंस्पेक्शन होगा, फिर यहाँ डेंटिंग पेंटिंग, ठीक। अब यहाँ पे ये सारी आप क्या करेंगे, सेल के लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी, यहाँ आप डील कर लेंगे गाड़ी को, नई गाड़ी को सेल आउट कर देंगे, है ना, तो यहाँ डिलीवरी दे देंगे। तो कुछ इस फ्लो चार्ट में हम प्रोसेस करते हैं, ठीक, जिससे क्या होगा, पुरानी गाड़ी हमने यहाँ पर सस्ते में खरीदी, इसमें ये सारे प्रोसेस करे, है ना, तो यहाँ आके अल्टीमेटली उसकी प्राइस बढ़ गई, रीसेल वैल्यू गाड़ी की बढ़ गई और हमें प्रॉफिट हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ ओल्ड कार। अब यही जो हमने अभी बात करी कि कहीं कोई गाड़ी ऐसी ना हो कि चोरी की और आपने खरीद ली, तो फिर दिक्कत आ सकती है। कैन द सेलर शो यू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी आपको चेक करनी है, ओनरशिप हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री देखनी है, ऐसा तो नहीं किसी क्राइम के लिए उसने वो गाड़ी यूज करी है या कुछ गड़बड़ है उस गाड़ी में और आपने वो खरीद ली, ये सारी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एक साइड भी है इसमें, आप अगर इस पे चेक करेंगे तो आपको सारा उसका पुरानी गाड़ी का, ये मैंने लिंक दे रखा है इसमें, है ना, आप इस लिंक को पेस्ट करके आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ये खुल के आएगा, है ना। तो ये वाहन संव्यान है, संव्यान। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसका उसकी जिसके नाम है वो गाड़ी, वो एंटर करेंगे, सिटी एंटर करेंगे, ये सारी वैल्यूज बढ़ेंगे और सर्च करेंगे। अगर उस गाड़ी पर कोई एफआईआर है या कोई चोरी की एफआईआर लिखी हुई है ना, तो वो यहाँ पे शो कर देगा कि ये गाड़ी चोरी की है या जो भी कुछ होगा, है ना। तो ये साइड है उसके लिए, तो आप इस पे जाके उसे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये गाड़ी चोरी की है। उसके लिए मैंने ये लिंक दे दिया है, आप ये लिंक पेस्ट करेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी का, अपनी ही गाड़ी का, यहाँ आप डाल के देख सकते हैं, है ना, क्या रिपोर्ट दे रहा है वो, क्या प्रोसेस कर रहा है, ठीक। अब यही परचेजिंग के दौरान कुछ और पॉइंट उसने बताए हैं, ठीक। टू हेल्प द फाइनलाइज द वर्थ बाइंग ब्रिंग, ये सारी चीजें आपको देखनी है। नोटबुक पेन, आपको क्या करना है, सारा उसका रिकॉर्ड नोट कर लेना है कि कैसे कैसे यहाँ पे, यहाँ डैमेज हुआ या इतने क्लेम मिले, इतने ये हुआ, है ना, और उसका माइलेज, उसका प्राइस कितना मांग रहा है, ये मांग रहा है। फिर ऐसी आपको दूसरी कोई गाड़ी मिली, आपने उसकी सारी डाटा नोट कर लिया कि ये इतने इतने इसको, इसका इतना माइलेज है, इतना इसको क्लेम ले चुका है, ये एक बार, दो बार, तीन बार क्लेम ले चुका है गाड़ी पे, है ना, और ये इतनी पैसे मांग रहा है।
तो आप दोनों तीनों चारों गाड़ियों को कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ मेरे लिए कौन सी गाड़ी इकोनॉमिकल रहेगी। इसमें 4 क्लेम है और वो 1 लाख रुपए मांग रहा है, इसमें 2 क्लेम है, वो 1 लाख रुपए मांग रहा है ना। इसकी एवरेज कम है, इसका एवरेज ज्यादा है। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, मेन अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या चेक करना है ना, क्या क्या इंस्पेक्शन करना है ओल्ड व्हीकल को लेते टाइम। एक्सटीरियर जो भी उसके बाहर के पार्ट हैं हमें उन्हें देखना है ना। बॉडी पैनल, है ना, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। फ्री ऑफ बॉडी स्क्रैच वगैरह ना हो, है ना, डेंट वगैरह ना हो। ये सारा हमें मोटा मोटा एक उस पर नजर मार लेनी है कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब सबसे पहले हमें टायर चेक करने चाहिए, क्योंकि टायर वैल्यूएबल पोर्शन है ना, महंगा पार्ट है। तो ये टायर हमें चेक कर लेने चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक। इंजन की बात करूं तो फिर हमें टेस्ट ड्राइव देख के इंजन में कोई आवाज तो नहीं आ रही, है ना, इंजन का स्मोक कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ज्यादा काला धुआं फेंक रहा है या ज्यादा वाइट स्मोक आ रहा है। ठीक, तो उससे हमें पता चल जाएगा इंजन में क्या कमी है ना। बहुत सी बार हमें साउंड से भी पता चल जाता है कि इंजन में क्या गड़बड़ है। आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तो सस्पेंशन का आपको आइडिया हो जाएगा, सस्पेंशन में साउंड तो नहीं आ रहा, या कहीं एक तरफ गाड़ी झुक तो नहीं रही, कोई एक सस्पेंशन खराब तो नहीं है। ठीक, तो आपको उसको भी चेक कर लेना है। अब इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं, है ना, डोर्स ओपन क्लोज फ्रीली हो रहे हैं कि नहीं। यानी कि गाड़ी के अंदर जाके आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम, ये सारी चीजें, हीटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, एसी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, अंदर से कोई रूफ में दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप इंटीरियर अंदर गाड़ी के देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका फ्रेम चेक करना है। बहुत सी बार टेस्ट ड्राइव में पता नहीं चल पाता कि इसका फ्रेम अलाइन है या नहीं। तो आपको फ्रेम देखना है, चेजिस देखना है, ये सारी चीजें देखनी है उसके अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलाइन है या नहीं। ठीक, अगर वो हल्का फुल्का डिसबैलेंस होगा, अलाइनमेंट उसका डिस्टर्ब होगा, तो आप बहुत सी बार टेस्ट ड्राइव में भी पता नहीं चल पाता। ठीक, अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके अंदर तो वो आप चेक करेंगे। ठीक, मैनुअल है तो उसे चेक करेंगे। आप ब्रेक्स चेक करेंगे, आप कि ब्रेक्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। स्टीयरिंग सिस्टम देखेंगे आप, ना, ऐसा तो नहीं कि आप गाड़ी राइट में टर्न कर रहे हैं तो वो लेफ्ट की तरफ जा रही है ना, या आपने गाड़ी स्ट्रेट चल रही है और ब्रेक लगा दी है तो वो एक तरफ झुक जा रही है। तो बस यार किसकी वजह से होता है, स्टीयरिंग मिसअलाइनमेंट की वजह से। मिसलेनियस चीजें आप चेक करेंगे इसमें ना। अदर इनसाइड कोई दिक्कत अदर है तो वो भी चेक करेंगे, है ना, कि कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ डेंट पेंट तो डिस्टर्ब नहीं है ना, कोई सीट कवर तो नहीं फटा, सीट तो गड़बड़ नहीं है अंदर से। तो वो सारी चीजें आप चेक। अब क्या करना है आपको, देखिए, ये रोड टेस्ट की बात कर रहा है ना। आपने एक बार देख लिया, ये सारी चीजें चेक कर ली, फिर आप एक बार दोबारा रोड टेस्ट देख सकते हैं। ठीक, वहां आप विजुलाइज कर रहे हैं इंजन, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंजन को देख रहे हैं, इंजन को स्टार्ट करके भी देख रहे हैं आप, है ना, ये सारी चीजें देख ली यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप ये सारी चीजें देखने के बाद क्या करेंगे, रोड टेस्ट करेंगे। ठीक, तो रोड टेस्ट में आप चेक करेंगे कहीं कोई साउंड तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इंजन में। आप स्मोक चेक कर सकते हैं कि ब्लैक आ रहा है, वाइट आ रहा है ना, कैसा आ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ज्यादा ब्लैक स्मोक आ रहा है तो इसका मतलब लुब्रिकेशन ऑयल कंबर्शन चैम्बर में जल रहा है और बाहर निकल रहा है। पिस्टन रिंग खराब हो सकती है, पिस्टन खराब हो सकता है, पिस्टन वेयर आउट हो गया है तो दिक्कत आ सकती है ये वाली। पिस्टन रिंग वेयर आउट हो गई है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। ठीक, जैसा कि ये हम सब देख चुके हैं। अब आप स्टीयरिंग चेक करेंगे, है ना, क्लच और गियर चेक करेंगे। ठीक, अब ये सारी चीजें आपने देखी तो आपको प्रॉब्लम्स पता चल गई। प्रॉब्लम्स के बाद आप क्या करेंगे, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे, यानी कि रिपेयर के लिए गाड़ी को भेजेंगे। ठीक, चलिए, तो इसमें आपके जो भी डाउट है पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे।